इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के डीवी का प्रोसेस चल रहा है और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस समय आपकी कौन सी रैंक है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी या फिर कोर्ट केस को लेकर कोई भी अपडेट आएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और जिन भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए या फिर जिस भी मंडल की डीवी शेड्यूल की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो, अब आपसे आगे वाले जो कैंडिडेट है वो डीवी करवा रहे या नहीं करा रहे ये बाद की बात है, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए ये सोचे कि आपसे आगे वाले सभी कैंडिडेट डीवी करवा रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी रैंक सेफ है या नहीं है ये आपको कैसे चेक करना है। वो बात की बात है कि आपसे आगे वालों ने डीवी नहीं करवाई, क्योंकि वो अभी हमें पता नहीं चलेगा, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो अभी फिलहाल आपकी जो रैंक है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ है या नहीं है ये आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि आपको मालूम है डीवी के लिए लगभग 1,60,000 के करीब कैंडिडेट का डीवी होगा और पद है लगभग 52,000 के करीब। तो इस बीच अब सभी कैंडिडेट जिनका भी डीवी हो रहा है उन सभी का तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब इनमें से किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा ये कैसे चेक करना है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें कितने पद है वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी रैंक कौन सी है आपकी कैटेगरी में और जनरल में वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप जनरल से क्वालिफाई हो रहे हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जनरल से सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप जनरल से सेलेक्ट नहीं हो रहे तो उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चेक करनी है कि आपकी कैटेगरी में आप सेफ है या नहीं है। वो कैसे आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी रैंक पता होनी चाहिए कि कौन सी है। अब जैसे कि अगर कोई पीएच कैटेगरी कैंडिडेट चेक कर रहा है या स्पोर्ट्स पर्सन वाला कैंडिडेट चेक कर रहा है तो उनको उनकी कैटेगरी में पता होने चाहिए पद कितने हैं और उनकी उनकी कैटेगरी में रैंक कौन सी है। यानी कि अगर जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, ओवरऑल रैंक उसकी आई है 1,12,000 के करीब, लेकिन जब उसने चेक किया, सपोज दैट मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, 1,12,000 के करीब आई, लेकिन जब उसने ये चेक किया कि ओबीसी के स्पोर्ट्स पर्सन के कैटेगरी के कैंडिडेट कितने हैं उससे पहले, तो उसने जब चेक किया तो उसे पता चला कि उससे पहले 2 कैंडिडेट ही है और फिर वो पद चेक करेगा। माना कि पद जैसे कि हो गए 10 और उसने चेक किया कि 1,12,000 में उसका नंबर आता है तीसरा, एक एग्जाम्पल के थ्रू, और पद है 10, इसका मतलब जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक है, इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको भी अपने इसी तरह चेक करना है, चाहे आप पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हो, स्पोर्ट्स पर्सन के हो या अदर कैटेगरी के हो। जैसे कि एक नॉर्मल कैंडिडेट है जो कि ओबीसी कैटेगरी का है और उसकी रैंक आती है 42,000 ओवरऑल में। कौन सी आती है? 42,000, सपोज दैट, एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा। अब ये कैंडिडेट कैसे चेक करेगा कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब इससे पहले वालों ने डीवी करवाई या नहीं करवाई वो बात की बात है, फिलहाल ये यही सोच के चेक करेगा कि इससे पहले वाले सभी कैंडिडेट ने डीवी करवाई है। तो इसमें आप देखो 42,000 इसकी ओवरऑल रैंक आती है। तो ये सबसे पहले तो चेक करेगा जनरल में कितने पद है। जनरल कैटेगरी में माना कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा हूँ 20,000 पद है और ओबीसी कैटेगरी में मैंने मान लिया 15,000 पद है एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी कितने पद है वो आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर लीजिएगा, यानी कि ये हो गए 35,000। तो अब ये कैंडिडेट की ओवरऑल रैंक है 42,000। तो ये क्या चेक करेगा, देखेगा कि जनरल में तो 20,000 है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को काट कर, तो इसका मतलब जनरल से तो इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब इसको ये चेक करना होगा 20,000 के बाद ओबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है और इसकी रैंक है 42,000 यहाँ तक। जब ये चेक करता है इसको, अगर 20,000 से पहले कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो जनरल से ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। जब ये चेक करता है तो इससे पता चलता है कि इसकी रैंक ओबीसी में 20,000 के बाद से इसने काउंट किया ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट, तो इसको पता चला कि इसकी रैंक आई है 12,000 पर, सपोज दैट। तो फिर ये चेक करेगा पद कितने हैं, 15,000। इसका मतलब जितने पद है उतने पदों के अंदर रैंक है, तो इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि शॉर्ट में कहा जाए तो आपके जितनी रैंक है, चाहे आपकी कैटेगरी में चेक कर रहे हो या किसी में भी चेक कर रहे हो, उसी कैटेगरी में जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा फिर डिपेंड करता है कि आपसे आगे वाला, अगर किसी का पटवारी में हो गया, वीडियो में हो गया, कांस्टेबल में हो गया, फर्स्ट ग्रेड में हो गया, सेकंड ग्रेड में हो गया, वीडियो किसी भी भर्ती परीक्षा में हो गया, तो वो डीवी अगर नहीं करवा रहा है तो फिर जब फाइनल लिस्ट आएगी तब उसका डीवी में अपात्र कर दिया जाएगा, तो उसको काउंट नहीं होगा।
क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पटवारी में हो रहा है, हुआ हुआ है, वीडियो में भी हो रखा है, फिर भी वो 4th ग्रेड की डीवी करवा रहे हैं, तो फिर उनका फिर वेटिंग लिस्ट के टाइम उनको वेट करना होगा, क्योंकि वो ज्वाइन तो नहीं करेंगे, डीवी भले ही करवा रहे हैं। तो यानी कि जिनका भी अगर किसी और भर्ती में सिलेक्शन हो गया, अगर वो कैंडिडेट डीवी नहीं करवाते हैं, तब तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपका पता चल जाएगा। आप अगर थोड़े से बाहर हो तो आप उसके सीमा के अंदर आ जाओगे। अगर कैंडिडेट ने डीवी करवा दी तो फिर एक बार के लिए तो आप बाहर ही रहोगे। अगर आपसे जितनी रैंक है उससे पहले वाले रैंक ने सभी कैंडिडेट ने, अगर आप पहले से मतलब बाहर हो, सीमा रेखा से थोड़ा सा बाहर हो, ज़्यादा नहीं, और आपसे पहले वाले सभी कैंडिडेट ने डीवी करवाई, चाहे किसी दूसरी भर्ती में भी उसका सिलेक्शन हुआ है, तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जब रिजल्ट आएगा तब आप बाहर ही रहोगे। लेकिन फिर जब ज्वाइनिंग के टाइम फिर वेटिंग लिस्ट आएगी उस समय आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट जिनका दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो रखा है, उन्होंने अगर डीवी नहीं करवाई है और वो बहुत सारे कैंडिडेट आपकी जो रैंक है उससे पहले वाले हैं, तो फिर आपका भी फाइनल जब रिजल्ट आएगा तब आपका भी नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और स्टार्टिंग में डीवी स्पोर्ट्स पर्सन पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उनकी हो रही है, डीवी किस तरह से आयोजित हो रही है, रिव्यू में कंप्लीट आपको बता चुका हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। हर मंडल की बात करें तो सभी में सेम तरह से सेम प्रोसेस है डीवी करवाने का। सबसे पहले आपके एंट्री होगी, तो आपको एंट्री गेट पर कहीं कहीं पर देखो आपको रूम नंबर मिल जाएगा, बाहर ही लिखा होता है, तो किसी किसी में अंदर जाकर जब आपको टोकन नंबर दिया जाता है उसमें पता चल जाता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन में आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, सिग्नेचर करवाए जाते हैं और उसके बाद आपको प्रवेश दे दिया जाता है। आपको एक स्लिप दी जाती है बायोमेट्रिक वाली, वही स्लिप है जो आपने डॉक्यूमेंट में देखी होगी। उसी में बायोमेट्रिक स्लिप में आपका दस्तावेज, दल संख्या सब कुछ दे रखा होगा। और जो आपका कमरा नंबर अलॉट है, दल संख्या अलॉट है, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। 3 जने आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट के आपको 2-2 सेट बनाने हैं। अब देखो, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जैसे कि शैक्षणिक योग्यता हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, इनके और बाकी स्पोर्ट्स पर्सन का अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके प्रमाण पत्र हुआ, या किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उनका प्रमाण पत्र हुआ। तो ये तो डॉक्यूमेंट आपके जो ओरिजिनल है उनके फोटोकॉपी आपको रखनी है पहले सेट में। और बाकी के जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि शपथ पत्र, एफिडेविट लगाई है जाति प्रमाण पत्र को लेकर ओरिजिनल, या स्क्रूटनी फॉर्म हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म हुआ है, एडमिट कार्ड हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है, जहां से अंतिम शिक्षा प्राप्त किया उसका तो चरित्र प्रमाण पत्र फोटोकॉपी लगेगा, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारी वाले हैं वो आपके ओरिजिनली वहां पर आपको पहले सेट में अटैच करने हैं। बाकी जो भी फॉर्मेट जारी किए, सामने घोषणा पत्र वाला हुआ है, हैंड रिटन वाला हुआ है, धूम्रपान गुटके वाला हुआ है, और भी विकल्प पत्र जिन पर लागू हो रहा है। देखो, विकल्प पत्र टीएसपी वालों के लिए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट टीएसपी के होते हैं जिनका सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में हो जाता है, तो फिर उनसे विकल्प पत्र के माध्यम से ये बताना होता है कि वो सिलेक्शन प्रोविजनल रूप से किस में चाहते हैं, नॉन टीएसपी में या टीएसपी में, तो उनके लिए होता है। तो वो सब डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल है वो पहले सेट में रखना है। फिर दूसरे सेट में इन सभी की फोटोकॉपी और हर पेज पर आपके सिग्नेचर नीचे होने चाहिए। और प्रश्न संख्या आपको हर पेज पर लिखनी होगी, क्योंकि चेकलिस्ट है वो सबसे ऊपर रखनी है। और चेकलिस्ट में जो जो दस्तावेज दे रखे उसके आगे जो दस्तावेज प्रश्न संख्या है उसमें आपको वो नंबर लिखने हैं जो डॉक्यूमेंट आपके जिस पेज पर है। यानी कि आप सभी सेट कर दोगे, उसके बाद पेज नंबर देना शुरू करोगे। जैसे कि स्क्रूटनी फॉर्म 10 पेज का है तो आप लिखोगे 1 से 10 तक। उसके बाद जैसे कि 10th की डिटेल और अन्य शैक्षणिक योग्यता आ रहे वो आपके 10 और पेज पर है तो आप लिखोगे 11 से 20 पेज, इस तरह से। अब आप कहोगे कि चेकलिस्ट में तो सिर्फ 10th की डिटेल दे रखी है, आगे के अगर शैक्षणिक योग्यता वो कहाँ अटैच करें, तो वो आपको 10th की साथ ही अटैच करना है। यानी कि 12th का, ग्रेजुएशन का, आरएससीआईटी ये सब प्रमाण पत्र आपको 10th की जो मार्कशीट है उसके साथ ही अटैच करनी है। और अगर कहीं पर आप एफिडेविट दे रहे हैं अंक तालिका, तो जिस अंक तालिका की एफिडेविट दे रहे हैं उसी के साथ अटैच करना है। अगर आपके कोई नाम में त्रुटि है, स्पेलिंग में कोई स्पेस है, इस प्रकार की कोई भी त्रुटि है तो आपको एफिडेविट देना होगा। और जिस प्रमाण पत्र के लिए आप एफिडेविट दे रहे हैं उसी प्रमाण पत्र के साथ उसको अटैच कर देना है। अब जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अगर आप एफिडेविट दे रहे हैं तो उन्हीं के साथ आपको उसका एफिडेविट अटैच करना है। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी वालों के लिए प्रमाण पत्र है, विधवा या परित्यक्ता महिलाओं के प्रमाण पत्र, और पीएच कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इनके प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एफिडेविट दिखा सकते हैं।
और अगर आज से 10 साल पहले का बना हुआ तो फिर आपको नया भी बनाना होगा, और जो पुराना बना हुआ वो भी आपको लेके जाना होगा। जिन्होंने मैरिड है फॉर्म फिल किया, तब जिन्होंने मैरिड लिखा है तो उनको विवाह प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा, और जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ है तो उनका शपथ पत्र का फॉर्मेट भी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वो फॉर्मेट आपको फिल करके वहाँ पर सबमिट करना है। इसके अलावा जो भी चेकलिस्ट में दे रखे हैं उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, और लास्ट में आपके सिग्नेचर भी आपको कर देने हैं। चेकलिस्ट के नीचे आपको स्टूडेंट के सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर का ऑप्शन है, वहाँ आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा 25 दिन तक आपको मालूम है डीवी आयोजित की जा रही है लगभग सभी मंडल में। लास्ट डेट है वो डीवी की 20 अप्रैल है पहले चरण की, लेकिन जयपुर मंडल में है वो 27 अप्रैल है। और इसके अलावा सबसे पहले डीवी है वो पाली मंडल की कंप्लीट हो रही है, 22 या 23 मार्च के करीब है वो पाली मंडल में कंप्लीट हो रही है, क्योंकि इसमें करीबन 5000 के करीब स्टूडेंट है। और जयपुर में लेट इसलिए हो रही क्योंकि सबसे ज़्यादा 32,000 के करीब स्टूडेंट इसमें बैठे हैं डीवी के लिए। और अगर आपका डीवी के समय कोई एग्जाम आ रहा है तो आप वो एग्जाम देने जाइए, अगले दिन डीवी करवा सकते हैं, या एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तभी भी आप करवा सकते हैं। जब आपसे अगर अगले दिन आप जाओगे तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप डीवी क्यों नहीं करवाई आपके टाइम, तो आपको उचित कारण बताना होगा, और वो कारण उचित होने पर आपका डीवी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया है ऑनलाइन SSOID के माध्यम से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। उस फॉर्मेट में जो भी दे रखा वो सभी पृष्ठें फिलअप करनी है, और 100 रुपये का RSS भी बोर्ड के सचिव के नाम को पोस्टल ऑर्डर बनाना है, और आपको पहुँच जाना है जहाँ भी आपकी डीवी लोकेशन है। और जब आपसे पूछा जाए कि डीवी का फॉर्म आपने स्क्रूटिनी फॉर्म ऑफलाइन क्यों फिल किया है, तो उसके पीछे का आप रीजन बता देना, आपने क्यों फिल किया ऑफलाइन। क्या ऑनलाइन में आपकी दिक्कत आ रही थी, SSOID ओपन नहीं हो रही थी, या नेटवर्क प्रॉब्लम थी, जो भी प्रॉब्लम थी आप वहाँ पर बता दीजिएगा। 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना होता है। इसके अलावा आधार कार्ड, आधार कार्ड यानी कि जिस पर QR कोड अंकित है वो लेके जाना है, और इसके अलावा आपको ओरिजिनल ID कार्ड भी लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। इस तरह से आपको 2 सेट बनवा कर रखने। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड, या आपके खेल प्रमाण पत्र से, या विकलांगता का, तो वो तो आपको चेक किए जाएंगे ओरिजिनल और वापस दे दिए जाएंगे। और जो UDID कार्ड है PH कैंडिडेट, उनकी मिनिमम जो है परसेंटेज 40% से ज़्यादा होनी चाहिए।